ऐसा प्रॉमिस किया 250 पे पहुंच गए हम चतुर्मोता साहब के पास। चतुर्मोता साहब क्या है रडार पे? बिल्कुल, तो आशीष जी देखिए पूरा फार्मा पे ही फोकस अभी बना हुआ है। उसके अलावा भी कुछ स्टॉक है पर वो कैश सेगमेंट में, जैसे टाटा एल्क्सी हमें काफी पसंद आ रहा है, बट क्योंकि एफएनओ के स्टॉक की बात करना है तो मैं जाना चाहूंगा टोरेंट फार्मा के साथ, जहां पर पे वीकली और मंथली सभी कंसोलिडेशन फेज को स्टॉक ने बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ आज ब्रेकआउट दिया है। और जिस तरह से निफ्टी फार्मा इंडेक्स एक रिकवरी मोड में आ रहा है, मुझे लगता है 1557 पे इस समय टोरेंट फार्मा ट्रेड कर रहा है। यहाँ एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 1630 1650 के लक्ष्य मैं समझता हूँ टोरेंट फार्मा के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। और क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 1525 के स्टॉप लॉस के साथ ही एक लॉन्ग ट्रेड टोरेंट फार्मा के अंदर शॉर्ट टर्म और थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी लिया जा सकता है। बढ़िया है भाई, ये हो गया टेक्नो फंडा पिक। होता साहब ने डिटेल में फंडामेंटल समझाए, आशीष जी ने भी मेंशन कर दिया टोरेंट फार्मा दोनों को पसंद आ रहा है, बढ़िया मूव्स एक्सपेक्टेड। अच्छा, थोड़ा आपने कहा फार्मा रडार पे थोड़ा संकोच के साथ वायदा का ढूंढा, कोई कैश वाला ज्यादा पसंद आ रहा था क्या? कैश में तो दूसरे स्टॉक है, जैसे कि अभी भी मुझे टाटा एल्क्सी और एपीएल अपोलो जैसे स्टॉक बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में एपीएल अपोलो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है 1200 के लक्ष्य के लिए, और टाटा एल्क्सी पे भी 9400 9500 की अपसाइड देखने को नजर आ सकती है। टाटा एल्क्सी आपके स्क्रीन पर आप देखें, सुबह भी आशीष ने रिकमेंड किया था, कल भी रिकमेंड किया था, परसों भी रिकमेंड किया था, और क्या गजब की ट्रैजेक्टरी इस स्टॉक में आई हुई है। और एक कंसाइनर लाइक मेरे ख्याल से वो भी स्टॉक रिकमेंड किया था आशीष ने। खैर, अब इस बीच जरा निफ्टी लिखा है, निफ्टी करीब 17347 पे, यानी वो जो डिप था ना निफ्टी में, उसके बाद हमने जो एक लो ट्रेजेक्टरी छुई थी वो थी करीब करीब 17163, और उसके बाद जो हमारा एक हाई था 349, उसको हमने अभी भी काटा है, बाइसेक्ट करके थोड़ा सा न्यूट्रल होने की कोशिश करते हुए निफ्टी अपने डैमेज को कंट्रोल करता हुआ। और ये डैमेज कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? कुछ केमिकल बास्केट के स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, और इस टर्बुलेंस में भी लॉन्ग साइड में याद रखिएगा, फार्मा के बाद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बाद केमिकल, केमिकल के बाद कैपिटल गुड्स, ये तीन स्पेस जहां पे लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं। लेट्स ब्रिंग केमिकल। पीआई इंडस्ट्रीज सुबह सुबह मानस ने ट्रेड रिकमेंड किया था, ये अच्छा चला भी था। रेन, पीआई, इन दोनों ही स्टॉक्स में अच्छा मूव। रेन, पीआई इंडस्ट्रीज में लॉन्ग बिल्डअप काफी है, और दीपक नाइट्राइट में तो लॉन्ग बिल्डअप है ही। सुबह भी मैंने बात की थी कि दीपक पर नजर रखिएगा, रिजल्ट्स डे का रिवर्सल हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है। मानस, दीपक नाइट्राइट 2005 सुबह हम बात कर रहे थे कि किसी भी तरीके से ये, और आप देखिए कितने नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में इसने कल की कैंडल के ऊपर एक क्लोजिंग की तैयारी करी है, और थोड़ा सा ऊपर 2010 पे इसका प्लेस्ड है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मानस, क्या इस स्ट्रेंथ को कैरी करना चाहिए? संभोरी जो ये इस पे लॉन्ग होल्ड कर रहा है वो होल्ड रखे, या फिर किसी कॉल ऑप्शन पे ध्यान रखे इस स्टॉक में? बिल्कुल बने रहना चाहिए। देखिए 200 डे मूविंग एवरेज आई थिंक ब्रीच हो जाएंगे, जिस तरह के पैटर्न्स, जिस तरह के वॉल्यूम डेली चार्ट्स पे देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक 2010 के लेवल्स ब्रेक करके 2100 2110 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। 100 रुपए का तो आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है। तो अगर पोजीशन है तो बने रहिए, स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ रिवाइज करके 1964 कर लें। और अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहते हैं तो 2000 का कॉल ऑप्शन दीपक नाइट्राइट का ध्यान रखिए, मेरे ख्याल से 97 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस 74 रुपीज के नीचे लगाना है, ऊपर की तरफ 140 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये सचिदानंद ने रिकमेंड किया ही था, याद रखिएगा। दीपक नाइट्राइट पे ऑप्शन 9740 पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 20 मिनटों में स्ट्रॉन्ग कोएडिशन याद रखिएगा इस स्टॉक में हुआ है। और फिर लेके आइए आप जीएनएफसी। सचिन, जीएनएफसी वो स्टॉक है जो कि हम लोगों ने इस पैनल ने पिक किया था करीब करीब 657 पे, मुझे अच्छी तरीके से याद है, जिस दिन ये स्टॉक अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बाइसेक्ट कर रहा था। 27 जुलाई का मेरे ख्याल से वो दिन था। सचिन, अब ये जाके स्ट्राइक कर चुका है उस जोन को 10 मई वाले, जिस दिन इस स्टॉक में ब्रेकडाउन आया था, जिस दिन इसने अपने 50 डेमा को वॉलेट किया था। नाउ इट्स 766.80। आपने दीपक नाइट्राइट पे एक व्यू शेयर किया, इस पर भी एक व्यू दीजिएगा। अच्छा ओ एडिशन डे हाई पर। जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट उसी पर्टिकुलर मोमेंटम से हम लगातार 810 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग्स बिल्ड करने की ही सलाह बरकरार रख रहे हैं। एंड जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर डेटा शेप अप हो रहा है, लगभग शिफ्टिंग अगर देखें तो बेस मुझे लग रहा है 757
35 के जोन में ऑलरेडी आ चुका है, तो इमीडिएटली मुझे लग रहा है 750 जब तक ब्रेक नहीं होता, आई थिंक तब तक ये जो मोमेंटम है वो ऑनगोइंग कंटिन्यूड ही रहना चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 800-810 के पहले कोई मेजर हर्डल स्टॉक को नहीं है। सो डेफिनेटली यहाँ पर अपने एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन 735 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन की जा सकती है। एंड अगर आप फ्रेश लॉन्ग ऐड कर रहे हो तो मुझे लग रहा है 750 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर एक लॉन्ग बायस बन सकता है। तो खरीदारी के मोड में ही रहना है जीएनएफसी में। जेएम बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेस, केमिकल वाकई अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग स्पेस है और आप इसे छोड़ नहीं सकते जनाब। मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे जिस तरीके का ओआईडिशन हो रहा है यहाँ पर, वाकई ये मार्क करने लायक है। एक आई थिंक टाटा केमिकल को क्यों छोड़े, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 946, हालांकि हायर शेडो काफ़ी बड़ी है, लेकिन आप उस हायर शेडो को इस बात का बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं क्योंकि आज एक थोड़ा सा अगर आप देखिए टर्बुलेंस वाला दिन था एंड इट्स एक्सपायरी डे। एक व्यू राजेश पालवे जी का। राजेश जी, आज का हाई बड़ा कैलकुलेटेड, बहुत अगर आप देखें जिसे कहते हैं ना एकदम चवन्नी से चवन्नी मिला दी इसने। ये वही हाई है जून फर्स्ट वीक का, जून की सीरीज के फर्स्ट वीक का हाई। और इसकी ऑप्शन एक्टिविटी कितनी स्ट्रांग है भाव का भी मैं आई थिंक वो आप देख ही चुके होंगे। आपकी राय क्या कहती है टाटा केमिकल पे? एनी ट्रेड थॉट्स? बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए ओपनिंग के बाद तो स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना था, लेकिन हायर साइड पे एग्जैक्ट इसने अपना जो एक रेजिस्टेंस जोन था, मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन जिसको हम बोल सकते हैं, वहीं से सप्लाई बना। लेकिन हमें लगता है कि ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि सूनर और लेटर ये ब्रेकआउट बिल्कुल करते हुए दिखेगा। 960 965 ये इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे ही वो ब्रेकआउट होगा तो इसमें अपसाइड के टारगेट फिर 1020 से लेकर 1030 तक के भी आते हुए दिख सकते हैं। तो पोजीशन तो हम यहाँ पे लॉन्ग साइड की ही सजेस्ट करेंगे, बाय ही करना है स्टॉक को। यहाँ पे करंट लेवल पे 930 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। पहला इमीडिएट हर्डल जो है वो 965 का, वो क्रॉस होते से फिर इसको होल्ड रखना चाहिए 1020 1030 के टारगेट के लिए। अच्छा, कल एक इंपॉर्टेंट दिन, हम लोग क्रेडिट पॉलिसी बार बार मेंशन करे जा रहे हैं, कल साथ में रिजल्ट्स के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। कल निफ्टी की 2 कंपनीज के नंबर्स आएंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा और साथ में टाइटन कंपनी। दोनों के इंटरडे हॉटबोर्ड स्क्रीन पर रखिएगा और सुमित से जाए। पालवे साहब, किसी में भी कोई ट्रेड वेड का मौका नजर आ रहा हो तो आप जरा चार्ट स्टडी करके रखना, मैं आपके पास आता हूं। सुमित, दोनों नंबर्स कैसे एक्सपेक्टेड? देखिए, पहले टाइटन के साथ शुरुआत करूंगा क्योंकि टाइटन के केस में जो कल्याण ज्वेलर्स के नंबर आए थे वो बहुत स्ट्रांग हैं, टीबीजी के नंबर्स बेटर थे, तो ये थोड़ी थोड़ी टोन मिल रही है कि शायद जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस के नंबर बेटर होंगे। और अब क्योंकि टाइटन ऑलरेडी लोअर लेवल से एक मूव भी दे चुका है तो नंबर्स किस तरह के रहेंगे? पहले अनुमान यह है कि रेवेन्यूज 168% बढ़ेगा क्योंकि जैसे जैसे शॉपर स्टॉप में हमने देखा रिवाइवल, फुटफॉल इंप्रूव हो रहा है, आइनॉक्स में देखा फुटफॉल इंप्रूव हो रहा है, तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनीज के फुटफॉल में इंप्रूवमेंट है, वही मुनाफे में रिफ्लेक्ट होगा। 12 गुना लो बेस के सामने एक मुनाफा बढ़ने का अनुमान इस तिमाही में लगाया जा रहा है। मार्जिन करीब 12.5% 4.5% के सामने आंकड़ा होगा। अब वर्टिकल वाइज वॉच कारोबार 160%, आई केयर 200%, अन्य कारोबार 465%, कैरेट लेन 207%, इस तरह की ग्रोथ लो बेस के ऊपर आप देख सकते हैं। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि शायद लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी नंबर्स थोड़े से बेटर साइड पे इस तिमाही के अंदर कंपनी पोस्ट कर सकती है। तो वाई लो बेस की वजह से सीक्वेंशली भी नंबर थोड़ा बेटर साइड पे आएगा। तो अब किस हद तक डिस्काउंट बाजार ने कर लिया ये कहना मुश्किल है। दूसरी चीज जो दूसरा नंबर आने वाला है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। रेवेन्यूज 68% इस तिमाही के अंदर बढ़ने का अनुमान M&M के केस में लगाया जा रहा है। 19,822 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रह सकता है। एबिटा करीब 50%, 2,449 करोड़ का एबिटा। मार्जिन फ्रंट पे 12.5%, जो कि सीक्वेंशली या वाई बेसिस पे थोड़ा सा ड्रॉप दिखा सकते हैं, आधे से 1% के आसपास का। और मुनाफे में करीब 1438 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा इस तिमाही में रहेगा। लास्ट क्वार्टर में जो नए एडिशंस या नई सेल्स या नई डिलीवरीज कंपनी ने की है उसका एक इंपैक्ट इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा। लेकिन नजर रखनी होगी ट्रैक्टर वॉल्यूम पे, किस तरह के आंकड़े, स्कॉट्स के नंबर वीक थे तो उसका एक इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलेगा। और ओवरऑल वॉल्यूम करीब 45%, तो कितना एसयूवीज खींच के ले जाती हैं ऊपर या इनके बाकी कमर्शियल व्हीकल खींच के ले आते हैं, वो जरूर देखने लायक चीज होगी। वो जो इतनी सारी स्कॉर्पियो की बुकिंग का पैसा है अभी नहीं दिख रहा है, कहीं दिखता है क्या? अभी नेक्स्ट क्वार्टर में, अभी तो वापस भी जानी है वैसे भी। कितना था? 11,000 रुपए होगा। 18,000 करोड़ रुपए। नहीं 18,000 तो एस्टिमेटेड सेल्स है। जो बुकिंग अमाउंट होता है वो 10-12 हजार। आपने कितना दिया था उस थार के लिए बुकिंग अमाउंट? गावा सर फुल पेमेंट कराए थे क्या आप? देनी है दो, नहीं देनी तो जब देनी दे दो, मैं फुल दे आता हूँ।